तो इसलिए 12th का एग्जाम आपका निकल जाएगा। फिलहाल हम बेटा भी आसानी से इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करते हैं बोलो, कंक्लूड। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, फिर उसके बाद हम लोग कुछ तमाम बातें करेंगे लेक्चर को ऑफ करके। आर यू श्योर? आइए बेटा ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मैं आपको तेजी से एक बार रिवाइज कराते चलूं बेटा। सबसे पहले अब एक बार हमारा जब लाइन चालू हो जाएगा, मशीन गर्म हो जाएगी, तो डायरेक्ट चैप्टर को खत्म करके हम लोग साथ देंगे। कॉपी पेन निकालिए और मेरी बात सुनते चलिए, जहां से लिखने की बात आएगी मैं बोल दूंगा। कितने बच्चे प्रीवियस क्लास में नहीं थे बेटा? तो 2 बालक प्रीवियस क्लास में नहीं थे बेटा। उसके प्रीवियस क्लास में थे आप लोग? उसमें भी नहीं थे, यानी पहली क्लास है बेटा ये। तो मैं कुछ चीजें तेजी से समझाऊंगा बेटा। जो चीज तेजी से समझाऊंगा ना, तुम समझ लेना पिछली क्लास में ही समझा चुका हूं। तो जब आज की क्लास चालू होगी बेटा, तो वहां से आराम आराम से मैं चलूंगा, तो आप भी मेरे साथ लिखते हुए आगे बढ़ जाना। इधर देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बेटा सबसे पहले गवर्नमेंट बजट के बारे में समझाया था। मैंने बोला था बेटा कि गवर्नमेंट बजट एक तरीके का एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। याद रखिएगा बेटा, यहां पर एवरी गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है बजट, चाहे वो लोकल पे काम करे, स्टेट पे काम करे या सेंट्रल पे काम करे। मैंने उसके बाद बताया था कि देखो बेटा, जनरली जो फरवरी का पहला दिन होता है ना, उसी को बेटा हम लोग कहते हैं बजट डे, क्योंकि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, वही बेटा उस बजट को क्या करती है, फरवरी में जनरली लेकर आती है। फिर बेटा उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल 122 है, वही आर्टिकल 122 बेसिकली ओरिजिन होता है बेटा हमारे देश में किसी भी बजट के लिए। 112, आई एम सो सॉरी बेटा, आप लोग थे ना पिछली क्लास में? ठीक है, आर्टिकल 112 मैंने आपको बताया था कि बजट का बेटा ये ओरिजिन पॉइंट होता है। फिर उसके बाद बेटा मैं आपको लेकर आगे बढ़ गया था। मैंने बोला था कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट बजट होती है बेटा, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है बेटा कि हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मैनेज करते हैं। हमारे देश में अगर बजट ना हो तो गवर्नमेंट बेटा कहां पर शेयर एक्वायर करेगी, कहां पे शेयर्स को क्या करेगी, डिसइन्वेस्ट करेगी, इसका पता नहीं चलेगा। तो बजट के थ्रू सरकार बेटा शेयर्स खरीदती भी है, जरूरत पड़ने पर अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचती भी है। पब्लिक सेक्टर को बेटा मैनेज करते हैं हम लोग। फिर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है बेटा, इनकम और वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और रिसोर्सेज को भी हम लोग क्या करते हैं बोलो बेटा, एलोकेट करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन मतलब याद रखिएगा, हमारे देश में हर जगह सोने का भंडार नहीं है बेटा, लेकिन याद रखिएगा हर स्टेट में आप जाओगे तो आपको सोना चांदी मिल जाएगा। हम लोग रिसोर्स को क्या करते हैं बेटा, एलोकेट करते हैं। बोलो क्या करते हैं बोलो बेटा? रिसोर्स का एलोकेशन इसलिए होता है कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर ना हो जाए। आपने देखा होगा बेटा, कुछ ही साल पहले बिहार के जमुई जिले में एक बार ये न्यूज आई थी कि वहां पे समुद्र आपका सोने का खदान है। बिहार की जमीन के नीचे बेटा सोने का भंडार है, ऐसा अमेरिका के बंदे ने, अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक अनाउंस कर दिया। ये सुनते ही हम बिहार वाले लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, हम लोग गरीबी रेखा पर आ गए। और कितने लोग यहां पर बिहार से हैं? यस, मैं भी हूं बेटा, तो इसलिए जो मैं बातें बोलूं उसको बुरा मत मानना, मैं खुद ही बिहार से हूं। तो हम लोग पहली बार गरीबी रेखा पे आ गए, गरीबी रेखा से नीचे। फिर वो साइंटिस्ट बेटा जो थे वो पूरे दिन में खुदाई करते थे, और उनके चले जाने के बाद पूरे बिहार वाले वहां खुदाई करते थे कि आप चले जाओ, आप क्यों खुदाई करोगे, हम है ना हम इसको खुदाई करके सोना निकाल लेंगे। अब मेरा एक सवाल है कि अगर वो सोना वहां मिलता तो क्या केवल बिहार में ही वो सोना बिकता, या उसका बेटा एलोकेशन पूरे स्टेट में होता? पूरे स्टेट में। तो बेटा याद रखिए, वेल्थ का या इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। किस स्टेट को कितना रुपया मिलेगा ये हम बजट से डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं बेटा? फिर उसके बाद मैंने बोला था बेटा पब्लिक गुड्स। मैंने बोला कि ध्यान रखिएगा बेटा, 2 तरीके के गुड्स होते हैं, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स। अगर एम इंस्टीट्यूट का चेयर बोला जाए प्राइवेट गुड्स है, लेकिन पार्क बोला जाए पब्लिक गुड्स है। याद रखिए, मैक्स हॉस्पिटल प्राइवेट गुड्स है, लेकिन एम्स हॉस्पिटल पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स जो होता है ना बेटा, उसके 3 बात आप याद रखिएगा। पहला, नॉन राइवलरस होता है। क्या होता है? दूसरा बेटा, पब्लिक जस्टिस के लिए, पब्लिक गुड के लिए होता है। और तीसरा बेटा, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। क्या होता है? अर्थात सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, एक बंदे के कंज्यूम करने से दूसरे बंदे को भगाया नहीं जाता। दूसरा बेटा, नॉन राइवलरस, क्योंकि ये गुड्स सबके लिए है तो आपस में लेने के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है क्या? फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ गया था बेटा, और आगे बढ़ के मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और उसके बाद एलोकेशन ऑफ क्या बोलो बेटा, रिसोर्सेस। फिर मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बजट बेटा 2 तरीके का होता है। याद करो, मैंने बोला था रिवेन्यू बजट, और एक बताया था बेटा क्या बोलो, कैपिटल बजट। मैंने बोला था कि देखो बेटा, कोई भी ऐसी सरकार की बजट जहां पर एसेट्स और लायबिलिटी टच नहीं होती है, आवाज दो, एसेट्स और लायबिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं बोलो बेटा, रिवेन्यू बजट में बेटा एसेट्स को और लायबिलिटी को हम लोग टच नहीं करते। लेकिन बजट के हिसाब से बेटा जब हम एसेट्स लायबिलिटी को बेटा बढ़ाने और घटाने लग जाए ना, हम इसी को क्या कहते हैं बोलो बेटा, कैपिटल बजट। अब याद रखिएगा बेटा, अगर हमें पैसा मिल रहा है तो कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट, और अगर हमारा पैसा जा रहा है तो कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम बेटा मान लो शेयर्स खरीद रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन सरकार शेयर्स को बेच रही है, कैपिटल रिसिप्ट।
सिमिलरली बेटा जो रिवेन्यू बजट होता है वो या तो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, नहीं तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मेरे तरफ देखो बेटा, टैक्स का जो पैसा आया रिवेन्यू रिसिप्ट है, कोई एसेट्स लायबिलिटी बेची खरीदी नहीं गई। तो लेकिन याद रखिएगा बेटा, जो सोशल वेलफेयर में सरकार अपना नई नई स्कीम के थ्रू पैसा खर्च करती है, उसे क्या कहते हैं बोलो बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब याद रखना बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट में नॉन टैक्स रिवेन्यू भी आता है, और क्या बोलो बेटा, टैक्स रिवेन्यू में डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आता है, लेकिन नॉन टैक्स रिवेन्यू में बेटा फाइन आ जाता है, फीस आ जाती है, यस चीट्स आ जाती हैं। ये सब बातें आज मैं कराऊंगा आपको। मैंने बोला था बेटा कि इसके अगर आगे चलोगे ना तो याद रखिएगा बजट के और भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। कम ऑन एवरीवन, बजट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? और मैंने बोला था कि बजट में एक होता है बजटरी रिसिप्ट, कम ऑन, एक होता है बजटरी एक्सपेंडिचर। बेटा बजटरी रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या बोलो बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट, और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं क्या बोलो बेटा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बोला था बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट भी दो तरीके का होता है, टैक्स रिवेन्यू या फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू। बेटा जी टैक्स रिवेन्यू को भी मैंने दो पार्ट में बताया था, डायरेक्ट टैक्स और क्या बोलो बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारी बात बताई थी क्या? सवाल है कि सर आज की क्लास में आप हमें क्या कराने वाले हो? तो देखो बेटा, अब आज की क्लास यहां से चालू होती है। मैं आज की क्लास में आपको ये सारी बातें डिटेल में समझाने वाला हूं, अर्थात शॉर्ट में हम लोग लिखते हुए सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है। आगे चल के हम लोग रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर, हम सब चीज के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद बेटा हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए साहब मेरे साथ आप लोग चालू करिए। सबसे पहला बेटा इसका कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका नाम क्या है बोलो बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट। एवरीवन, अच्छा इसमें तुम लोग कुछ फॉर्मूले भी बेटा यूज करते हो, क्या यूज करते हो बेटा, कुछ फॉर्मूला। याद रखिए जितने भी फॉर्मूला है बेटा मैं लास्ट में इकट्ठा लिखवा दूंगा, डन करें ना। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़िए। देखिए बेटा सबसे पहले बेटा इसमें हम आते हैं किस पे बोलो एक बार, उसे रिवेन्यू। सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पे, किस पे बोलो बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट पे, रिवेन्यू रिसिप्ट। तो लिखिएगा बेटा, दीज आर दोज रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट बेटा एक ऐसा रिसिप्ट है ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है ये गवर्नमेंट का है बेटा, ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के किसी भी एसेट्स को बेटा ये रिड्यूस नहीं करता, नोर ना ही इंक्रीज या क्रिएट, इंक्रीज और क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी, एनी लाइबिलिटी बेटा। अर्थात सरकार ने अपने एसेट्स को बेचा नहीं, सरकार ने बेटा कोई लोन भी नहीं उठाया, लेकिन सरकार को इनकम हो गई। हम इसी को कहते हैं बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट। आवाज दो, हम इसे क्या कहते हैं बोलो बेटा, फिर से बोलो, लाइबिलिटी बढ़ा नहीं और एसेट्स घटा नहीं, लेकिन रिसिप्ट हो गया, पैसा आ गया हमारे पास, हम इसको कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। बेटा ये रिकरिंग नेचर का होता है, क्या होता है बोलो बेटा, डे टू डे नेचर का होता है। इसी में आगे पॉइंट्स लिखेंगे एरो चला के। याद रखिएगा बेटा जो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है ना, आर ऑफ टू टाइप्स। बेटा ये दो तरीके का होता है, आप सारे बच्चे जानते हैं। एक होता है बेटा टैक्स रिसिप्ट और एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। इन दोनों ही जगह सरकार ना तो अपने एसेट्स को बेचती है, ना तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करती है, लेकिन पैसा आ जाता है कम सरकार के पास। टैक्स रिसिप्ट बेटा दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बताया था कि डायरेक्ट टैक्स का बेटा जो बर्डन है ना, यस कैन नॉट बी शिफ्टेड। तुम्हारी इनकम तुम्हारा टैक्स, कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारा टैक्स, कॉल्ड एज वेल्थ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स बेटा तुम्हारी कंपनी तुम्हारा टैक्स, मतलब तुम कमाओ तुम ही पे कर रहे हो, सिंपल, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन बेटा जो आईडीटी होता है उसका बर्डन कैन बी शिफ्टेड। मैकडी हमें पिज्जा खिलाता है, बर्गर खिलाता है, लेकिन बेटा जीएसटी हम पे करते हैं। सर्विस मैकडी का, टैक्स हमारा। मैकडी ने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया। मैं एक और चीज बताता हूं, डायरेक्ट टैक्स को डील करने वाली हमारे देश में सीबीडीटी होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
लेकिन बेटा आईडीटी को डील करने वाली हमारे देश में सीबीआईसी होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? सीबीआईसी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड क्या बोलो बेटा? कस्टम। तो या तो सरकार डीटी से जो पैसा कमाए, आईडीटी से जो पैसा कमाए, याद रखिएगा लायबिलिटी बढ़ता नहीं है, एसेट्स घटता नहीं है, लेकिन सरकार को पैसा आ जाता है। टैक्स रिसिप्ट है ये। सर जी नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या आता है? बहुत सारी चीजें आती हैं, एक एक करके बेटा हम सबको डिस्कस कर रहे हैं। बताऊं ना? चलो बेटा नॉन टैक्स रिसिप्ट पे। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट में बेटा सबसे पहला आता है फाइन। क्या आता है बोलो बेटा? यस, फाइन बेटा दोष पेमेंट होता है विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स। जो लॉ के ब्रेक करने वाले लोग होते हैं ना, वो बेसिकली बेटा फाइन को पे करते हैं। हां जी, क्या पे करते हैं बोलो बेटा? लॉ ब्रेकर्स। आप यहां पे कंटिन्यू करके एक स्टेटमेंट लिख लो, बाय वे ऑफ इकोनॉमिक पनिशमेंट। सामने वाले बंदे ने बेटा कोई लॉ को ब्रेक किया, सरकार ने बोला कि सुनो मैं गणेश जी हूं, मेरे को चढ़ावा चढ़ा दो, तो बेटा याद रखिएगा हम उसको कहते हैं कि सरकार ने फाइन लगाया है। टैक्स नहीं है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने देखा होगा हमारी कार, हमारी बाइक पॉल्यूशन करती है, लेकिन हम जैसे 100 रुपए का बेटा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ने लग जाती है। देखा है ना आपने? मेरी गुनाह सिर्फ इतनी थी कि मेरे जेब में 500 रुपए नहीं थे, जिसके कारण चालान कट गए बेटा 2000 रुपए का। ट्रैफिक, अगर दिल्ली में बेटा कोई बंदे को ट्रैफिक पुलिस चालान काट के देती है, सीधा इसका आंसर है आपके जेब में 500 रुपए नहीं है। याद रखिएगा बेटा, अगर जेब में 500 रुपया हो, ट्रैफिक वाले को दो, 2000 का चालान बच जाएगा। लेकिन बेटा अगर ट्रैफिक पुलिस को आपने 500 रुपए नहीं दिया, वो चालान कितने का काट देगा बोलो? 2000 का। मेरा एक सवाल है बेटा, ये 2000 रुपया जो आपके ऊपर लगाया गया है, इधर देखो प्लीज, लाल बत्ती को ब्रेक करने के कारण, आरसी बुक ना होने के कारण, इंश्योरेंस ना होने के कारण, ये सारे जो पनिशमेंट के तौर पे आपके ऊपर पैसे सरकार लगाती है और आप लोग पे करते हो, इसको हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? फाइन। तो दो बात याद रखिएगा, फाइन एक तरीके का क्या होता है बोलो बेटा? मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस होता है, जो लॉ ब्रेकर पे करते हैं। किसको बेटा बोलो? गवर्नमेंट को। और ये गवर्नमेंट को क्यों पे किया जाता है? एज अ इकोनॉमिक पनिशमेंट, कि भैया तुम आगे से ये काम ना करो, इसको हम फाइन कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, क्या फाइन देने से सरकार का रिवेन्यू बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो क्या सरकार ने कोई आपसे लोन लिया? नहीं साहब। क्या अपनी प्रॉपर्टी बेची? नहीं बेटा। आगे पॉइंट नंबर 2, फाइन के बाद एक होता है बेटा फीस। फीस बेटा एक तरीके का ना पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट होता है फॉर सर्विसेज दैट कैन बी रेंडर्ड टू पब्लिक। दैट कैन बी रेंडर्ड टू क्या बोलो बेटा? पब्लिक, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस। हमारे देश में आपने देखा होगा बेटा, जब लोग प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, आवाज दो, जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। मैं अगर इंडिया में बात करूं, दिल्ली में खास करके बात करूं, तो अगर कोई बंदा हमारे देश में मेल अपने नाम पर प्रॉपर्टी लेता है, 5% रजिस्ट्री फीस होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू का। फीमेल अगर लेती है तो बेटा 3%, फीमेल 3%, मेल 5%, और अगर ज्वाइंट नेम पर प्रॉपर्टी लो 4%। यही कारण है कि हमारे देश में आप देखिएगा ज्यादातर प्रॉपर्टी हमेशा फीमेल के नाम पर होता है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, यहां पर 1% की रजिस्ट्रेशन फीस बचाने में कहीं प्रॉपर्टी से हाथ मत धो देना, 1% ज्यादा दे देना। 4 की जगह बेटा हो सकता है कि मतलब 3 की जगह 4 दे दो, लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा ज्वाइंट नेम पर लेना। नहीं तो ध्यान रखिएगा, आगे चल के बीवी तो हाथ से जाएगी ही, प्रॉपर्टी भी हाथ से चली जाएगी। आप बोलोगे सर मेरा वाला या मेरी वाली वैसी नहीं है, सबकी वाली सबकी जैसे है। हमारे देश में एक सुब्रतो राय सहारा है, नाम सुना है आपने? सुब्रतो राय सहारा बेटा याद रखिएगा, ये सब मैं हाई टेक एग्जांपल आपको देता नहीं, आप में मिलके और आपके कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। नहीं तो हर पॉइंट का प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरे पास। हमारे देश में सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रतो राय सहारा, उस बंदे ने अपने परिवार के पीछे पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। आज जो तुम लोग सहारा स्कैम का नाम सुनते हो, वो सहारा स्कैम का पूरा मलीदा पेलने वाली सहारा ग्रुप की फैमिली थी। एक ऐसा बंदा
जो हाई रेस्पेक्टेबल बंदा था, सुब्रतो राय सहारा, हमारे देश का एक अच्छा खासा बिजनेस टाइकॉन्स, परिवार के लिए कंपनी को बर्बाद कर दिया, बीबी बच्चे के रॉयल लाइफ के लिए कंपनी को बेटा ताक पे रख दिया। बाद में जब ये फ्रॉड पकड़ में आया और सुब्रतो राय सहारा को रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद कर दिया गया। और याद रखिएगा बेटा, आज से 3 साल 4 साल पहले कोविड के टाइम में रांची के बिरसा मुंडा जेल से सुब्रतो राय सहारा की डेड बॉडी निकलती है, मतलब वो जेल में मर जाते हैं। तो जब डेड बॉडी निकलती है बेटा, तो याद रखिएगा, जो भी आपके ऊपर मुकदमा था, लेकिन आप हमारे देश के एक रेस्पेक्टेबल बंदे थे, आपने हमारी इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचाया है, बोलो यस नो। तो उनको बेटा एक अच्छे से काफी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ उनकी लास्ट फ्यूनरल सेरेमनी की गई, और भारत सरकार के द्वारा उनकी वाइफ और उनके बेटों को बताया गया, जो लोग इंग्लैंड में थे, कि आप आओ और आके अपनी हस्बैंड और अपने पापा के लास्ट मेमोरियल फंक्शन जो है या लास्ट फ्यूनरल सेरेमनी है उसको अटेंड करो। हिंदू रीति रिवाज से आप अपनी जो भी अंतिम संस्कार करना चाहते हो करो। आपको पता नहीं होगा, गूगल कर लेना, बीबी और बच्चों ने बाप और पति की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था। वही बाप और पति जिसने बीबी और बच्चों के लिए पूरे कंपनी को बर्बाद कर दिया और अच्छा खासा हंसता हुआ नाम खराब करवा दिया हमारे देश में, सुब्रतो राय सहारा, एक वेल रेस्पेक्टेड पर्सन। तो बेटा वो सहारा ग्रुप को बर्बाद करके खुश नहीं कर पाया। तुमको लगता है कि तुम्हारी वाली चॉकलेट से मान जाएगी? नहीं मानेगी। या तुम्हारा वाला चॉकलेट से मान जाएगा? नहीं मानेगा। सर्टेन पीपल विद यू टिल यू आर नॉट सक्सेसफुल। in other words, certain people with you till you successful. As the moment जब आपकी लाइफ अनसक्सेसफुल की तरफ जाती है, लोग आपको छोड़ना चालू कर देते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल है हमारे देश में, दैट इज किंगफिशर एयरलाइंस के विजय माल्या साहब। आपको पता भी नहीं होगा बेटा, किंगफिशर एयरलाइंस के विजय माल्या का बेटा सिद्धार्थ माल्या, उसकी गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण थी। पता है आपको? दीपिका पादुकोण ने बहुत बॉयफ्रेंड बदले हैं बेटा। मुझे लगता है कि ये जो कपूर साहब थे, ये रणबीर सिंह के पहले, रणबीर कपूर जो था वो 4-5वें नंबर पे आता है, रणबीर सिंह तो बेटा 7वें नंबर पर है। बीच में आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जहां पे लग रहा था कि रणबीर सिंह का भी पत्ता खत्म होने वाला है, कि इन द बैक ऑफ द माइंड आई थिंक अबाउट हिम, एक स्टेटमेंट है बेटा दीपिका पादुकोण का। तो रणबीर कपूर के पहले जो दीपिका पादुकोण का बॉयफ्रेंड था वो विजय माल्या का बेटा सिद्धार्थ माल्या था। और उसी बंदे ने पहली बार दीपिका पादुकोण का बर्थडे क्रूज में रेड सी के बीच में जाके केक कटवाया था, समुद्र के बीच में क्रूज में जाके बर्थडे केक कटवाया था। इतनी रॉयल लाइफ दी थी दीपिका पादुकोण को। और आपको अगर मेरी बात पे अगर विश्वास ना हो तो आप लोग गूगल करिएगा कि दीपिका पादुकोण और जो सिद्धार्थ माल्या है, दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ था। क्योंकि लोग मुंबई के एक रिजॉर्ट में खाना खा रहे थे और उस समय किंगफिशर एयरलाइंस अपनी डिक्लाइनिंग मोड पे थी। माल्या ग्रुप के पास पैसे की बहुत कमी थी। रिजॉर्ट में खाना खाने के बाद सिद्धार्थ माल्या ने दीपिका पादुकोण से बोला कि आप ये पेमेंट दे दो, पैसा। दीपिका पादुकोण वहां से उठती है, पैसा देती है रिजॉर्ट की, मतलब पूरी की पूरी फीस, और पैसा देने के बाद बाहर जाके मीडिया में बयान आता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो समवन विद यू टिल यू आर, क्या बोलो बेटा, सक्सेसफुल। एज द मोमेंट जब सामने वाले को लगता है ना कि सामने वाले से बेहतर मेरे पास ऑप्शन है नहीं, लग भी रहा है कि बेहतर ऑप्शन है, सी और ही विल लीव्स यू, वो तुम्हें छोड़ देंगे। इसीलिए आपके अपनी लाइफ की ग्रोथ के पीछे केवल एक बंदा जिम्मेदार है, और वो कौन है? आप। इसीलिए आप बंदे के चक्कर में ना पड़ के, बंदी के चक्कर में ना पड़ के, लड़के के चक्कर में ना पड़ के, लड़की के चक्कर में ना पड़ के, आप अपनी करियर के चक्कर में पड़िए। और ट्रस्ट में, जिस दिन आपकी ये करियर ग्रोथ में जाएगा, तो अगर आप लड़की हैं, न जाने कितने लड़के आपके पास आएंगे, और अगर आप लड़के हो तो न जाने कितनी सारी लड़कियां आपके पास आएंगी, अगर आप एक अपने करियर में क्या हो, बोलो बेटा, सक्सेसफुल। फिलहाल मैं आपको लेकर आगे चलता हूं। तो मेरा ये कुल मिला जुला के कहना ये था कि बेटा आप 1% की फीस ज्यादा दे देना, लेकिन प्रॉपर्टी बेटा क्या करना, दोनों के नाम पर करवाना। 1% के चक्कर में बेटा याद रखिएगा, प्रॉपर्टी बचवाना मत। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर किस पे बोलो बेटा? 3। नॉन टैक्स रिसिप्ट में और क्या रिसिप्ट हो सकता है बेटा? तो एक वर्ड बोला जाता है शीट्स। क्या बोला जाता है बेटा? शीट्स। इट रेफर्स टू इनकम। बेटा ये कैसा इनकम होता है? जल्दी जल्दी फटाफट लिखते चलिए। ये भी नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है बेटा गवर्नमेंट के लिए। इट रेफर्स टू इनकम ऑफ ए स्टेट which arises out of
प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय लीगल हेयर्स। बच्चा कह रहा है अर्थात, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। राम के पापा मर गए, प्रॉपर्टी राम के पास आएगी। राम मर जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे को। मैं कहता हूं बेटा कि राम और पापा दोनों एक साथ मर गए, बेटा कोई है नहीं। हमारे देश में कानून है, प्रॉपर्टी बेटा नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव को चला जाता है। किसको चला जाता है? नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव। मैं कहता हूं सारे रिलेटिव एक साथ बस में जा रहे थे बेटा कश्मीर घूमने के लिए, और बस पलट गई। पहले तो बेटा बोलो कि अरे राम राम कैसी बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, माइट बी पॉसिबल कि बेटा जो बंदा प्रॉपर्टी लेफ्ट करके जा रहा है उसका कोई लीगल हेयर ही नहीं है। पॉसिबल है ना? इस सिचुएशन में बेटा वो पूरा पैसा का कंट्रोल किसके पास चला जाता है? गवर्नमेंट के पास, और उसी को हम कहते हैं चीट्स। क्या कहते हैं बेटा? बोलो। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में बेटा हम लोग ग्रांट्स या डोनेशन आ जाएगा। बेटा ये पैसा रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, रिसीव्ड बाय क्या बोलो बेटा? गवर्नमेंट, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, फुल स्टॉप दो। पॉइंट नंबर 2, ऑल्सो कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ रिवेन्यू। इसको भी बेटा हम लोग सोर्स ऑफ रिवेन्यू मानते हैं। ऑल्सो कंसीडर्ड एज क्या बोलो बेटा? सोर्स ऑफ रिवेन्यू। हाँ जी, लिखिएगा जनरली रिसीव्ड। सरकार बेटा ये पैसा रिसीव करती है इन नेचुरल क्लैमिटी। इन नेचुरल क्या बोलो बेटा? लाइक अर्थक्वेक वगैरह। देखा ना, लोग बेटा सरकार को डोनेशन वगैरह देते हैं कि गरीबों की सेवा की जाए। अर्थक्वेक वगैरह आ गया बेटा, फ्लड्स वगैरह हो गई, सूखा पड़ गया। यस नो? हाँ जी, एक चीज इसमें और लिखिएगा, एक चीज और, इट्स इंक्लूड डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया और क्या बोलो बेटा? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये सब कीवर्ड है बेटा तुम्हारे मॉड्यूल का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अर्थात इंडिया से जो डोनेशन आए बेटा या बाहर से डोनेशन आए, ये दोनों ही डोनेशन में रिसीव्ड है बेटा, और इससे सरकार को क्या होता है? बोलो एक बार, उसे इनकम होती है बेटा, रिवेन्यू होती है। सरकार को मिलते हैं ना बेटा डोनेशन वगैरह? अरे हाँ या ना? सरकार को बेटा डोनेशन मिलता है। डोनेशन जनरली कब मिलता है? जब सरकार को पैसे की जरूरत हो। जरूरत कब आती है बेटा? अर्थक्वेक वगैरह, नेचुरल क्लैमिटी के केस में। आगे चलो बेटा, अगला कौन सा पॉइंट है हमारा? पांचवा बेटा एक आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसमें एक लाइन लिख लो, गवर्नमेंट ऑल्सो अर्न इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बेटा इनकम हो या इंटरेस्ट हो, डेट कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट होगा, और अगर ओनर्स कैपिटल होगा तो इनकम होगी। बेटा तुम इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, बदले में डिविडेंड मिलता है ना बेटा। तुम डिवेंचर लेते हो, बदले में इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या सरकार बेटा ये सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करती क्या? और सरकार को बेटा यहां से भी इनकम होती है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो अर्न इनकम या इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड टुवर्ड्स कंपनी। जो अलग अलग कंपनियों में बेटा सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है, वहां से जो भी पैसे आए, ये सारा पैसा बेटा ध्यान रखिएगा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। खत्म होता है बेटा यहां पर आपका कॉल्ड एज क्या बोलो एक बार उसे? रिवेन्यू रिसिप्ट का टैक्स और नॉन टैक्स। आवाज दो बेटा, टैक्स और। जैसे बेटा ये खत्म होता है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है कैपिटल रिसिप्ट। हैशटैग डालिए और एक सेपरेट हेडिंग डालिए। सबका फॉर्मूला बेटा मैं इकट्ठा लिखवा दूंगा, उसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसलिए फॉर्मूले को लेकर चिंता मत करिए। बेटा जी आप सारे बच्चे जानते हैं कैपिटल रिसिप्ट में या तो एसेट्स बेटा आपका क्या होगा? रिड्यूस्ड, और नहीं तो बेटा लाइबिलिटी आपकी क्या होंगी? बढ़ेंगी। कैपिटल रिसिप्ट में सरकार बेटा पैसा कमाती तो है, या तो एसेट्स को कम करके, नहीं तो लाइबिलिटी को बढ़ा के।
अर्थात बैंक बोरोइंग कर लिया, अपने शेयर्स को बेटा डिसइन्वेस्ट कर दिया, एक्सेट्रा। याद रखिएगा बेटा इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। सरकार पहला बेटा रिकवरी ऑफ लोन करती है, दूसरा बेटा सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है पीएसयू से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यस, और तीसरा बेटा आसान बोरोइंग्स। मुझे लगता है इसके बारे में बताऊं ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बेटा एक एक लाइन का तो इसका आंसर है। रिकवरी ऑफ लोन मतलब, हाँ जी, गवर्नमेंट रिकवर्ड करती है लोन एज एसेट्स। सरकार ने जो लोन दिया बेटा, सरकार ने जो लोन दिया वो क्या एक तरीके का एसेट्स है क्या बेटा? सरकार उस लोन को क्या कर लेती है, कभी कभी वापस मांग लेती है, अपना पैसा इंक्रीज कर लेगी। सर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अराइजेस ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। शेयर्स आर सोल्ड बाय गवर्नमेंट। शेयर्स आर क्या बोलो बेटा? सोल्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पीएसयू। गेल, सेल, नाम सुना आपने? हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स, सरकार का इसमें स्टेक है। एलआईसी बेटा, कोल इंडिया, सरकार ने आए दिन इसमें से बेटा अपना शेयर्स जरूरत पड़ने पे बेचती रहती है, जरूरत पड़ने पे नए शेयर्स को भी खरीदती रहती है। और एक तीसरा है बेटा, क्या बोलो एक बार उसे? बोरोइंग्स। मैं आपको बोरोइंग्स डायरेक्टली यहां पे दिखा देता हूं बेटा। ये आपका बोरोइंग्स है, और बोरोइंग्स से बोला गया है कि गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम क्या बोलो बेटा? जनरल पब्लिक। इसके लिए वो अलग अलग शेयर, सिक्योरिटी आरबीआई के सहारे लेकर बेटा इशू करती रहती है। बेटा इसी को तो तुम लोग कहते हो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हो बेटा? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब लोग कौन इशू करते हैं? गवर्नमेंट। किसको इशू करते हैं? पब्लिक को, और ले लेते हैं पैसा। तो गवर्नमेंट का बेटा ये बोरोइंग्स होता है। क्या होता है बोलो बेटा? बोरोइंग्स। नोट करिए। हाँ बेटा, कुछ सवाल है क्या? सवाल है बेटा कोई? नोट कर लीजिए इसको, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी को। हाँ जी, बोरोइंग्स एंड क्या बोलो बेटा? अदर लायबिलिटी में गवर्नमेंट बोरो करती है मनी फ्रॉम क्या बोलो बेटा? जनरल पब्लिक बाय इशू शेयर्स एंड क्या बोलो बेटा एक बार उसे? यस, बाय इशू शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। हटाओ इसको। अब बेटा फाइनली, अब ये मैं आपको करा नहीं रहा बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, हालांकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये डिफरेंस बिटवीन में क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा बेटा। रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वहां पर बेटा कोई रिडक्शन इन एसेट्स या क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, लेकिन यहां पर बेटा या तो रिडक्शन होगा एसेट्स का, नहीं तो क्रिएशन होगा लायबिलिटी का। बेटा मैंने बोला था ना ये रेगुलर नेचर का होता है, लेकिन बेटा ये नॉन रिकरिंग, कभी कभार होता है। याद रखिएगा बेटा, यहां पर कोई डेट क्रिएशन नहीं होती, जबकि यहां पर बोरोइंग्स वगैरह होती रहती हैं। टैक्स, फीस, फाइन, इंटरेस्ट इसका एग्जांपल है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग इसका एग्जांपल है। डन करें एवरीवन? अब यहां पर बेटा वो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, जिस फॉर्मूले के लिए तुम मेन इस चैप्टर को जानते हो। ये बच्चा जब भी इस चैप्टर का नाम ले तो बच्चे को तुरंत फॉर्मूला याद आता है। तो बोलो बेटा सारे बच्चे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन भी आता है बेटा। यहां से बोलेंगे टोटल रिसिप्ट में क्या आएगा बेटा? अच्छा सोचो ना, गोली मारो फॉर्मूले को, ऐसे सोचो बेटा। रिसिप्ट कितने तरीके की होती है? 2। एक होती है कौन सा? रिवेन्यू, एक होता है कैपिटल। तो अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल रिसिप्ट क्या हुआ? अरे भैया रिवेन्यू प्लस कैपिटल। ये सुनो बेटा, आगे सुनिएगा। टोटल रिसिप्ट में बेटा रिवेन्यू भी आएगा, और क्या बोलो आगे बेटा? एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। रुको, रिवेन्यू रिसिप्ट में कितने पॉइंट्स थे बेटा? 2। एक था टैक्स और नॉन टैक्स। तो टैक्स, रिवेन्यू और क्या बोलो बेटा? नॉन टैक्स। अच्छा आगे चलो, टैक्स रिवेन्यू में कौन कौन से हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा बेटा? तीनों को ऐड कर दो। कौन से तीनों को बेटा? इधर देखिए,
डिसइन्वेस्टमेंट को, बोरोइंग्स को और रिकवरी ऑफ लोन को। नोट कर लो बेटा। हो गया बेटा ये, आगे चलूं? ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं बेटा हम किस पे बोले एक बार उसे, बजटरी एक्सपेंडिचर। तो आ जाओ बेटा यहां पर हेडिंग डालिएगा सारे बच्चे। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है बेटा वो कॉन्सेप्ट है बजटरी एक्सपेंडिचर का। क्या बोलो बेटा किसका? बजटरी एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है बेटा टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर अ फिस्कल ईयर। एक पर्टिकुलर साल में बेटा सरकार के कितने खर्चे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर। और सारे बच्चे जानते हैं कि ये दो तरीके का होता है। बोलो बेटा कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है, दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट्स, which do not create या do not creates any assets और reduce liability। सेम पॉइंट है बेटा, ये खर्चा होगा तो ना तो कोई एसेट्स खरीदेगी सरकार, ना ही बेटा कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी। बच्चा का एग्जांपल दो ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। ओल्ड एज जितने भी हमारे देश में पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, क्या सरकार का इससे कोई एसेट्स बढ़ा क्या? नहीं भाई। कोई लायबिलिटी कम हुई क्या? नहीं भाई। सरकार बेटा आए दिन जो सब्सिडी देती रहती है, सरकार बेटा जो सैलरी देती है टू गवर्नमेंट इंप्लॉय, एक ही बात याद रखिएगा, रेगुलर नेचर जो बार बार होते रहता है, ये सब आपका बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर बेटा या तो क्रिएशन ऑफ एसेट्स होगा या फिर, आवाज दो बेटा, रिडक्शन इन लाइबिलिटी होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेटा या तो एसेट्स क्रिएट होगा, नहीं तो लाइबिलिटी क्या होगी? बोलो बेटा, रिड्यूस्ड होगी। बच्चा कह रहा है सर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। पहला आप देखिए, रीपेमेंट ऑफ लोन, सरकार ने अपना लोन रिपे कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई। रीपेमेंट ऑफ क्या बोलो बेटा? लोन। दूसरा बेटा एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, सरकार ने बेटा कोई नया जमीन वगैरह या कोई नई बिल्डिंग हॉस्पिटल वगैरह बना दिया, ये सब चीज क्या है? बोलो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप देखेंगे तो यहां पर एसेट्स क्या हो रहा है? बोलो बेटा सरकार का बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स क्या है? बोलो बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार की बेटा एसेट्स यहां पर इंक्रीज हो रही है, इक्विटी शेयर एसेट्स माना जाता है। चलें आगे, आ जाओ बेटा। यहां पर हमारा खत्म हो जाता है, क्या बोलो एक बार उसे, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ क्या बोलो बेटा, गवर्नमेंट। और हम लोग आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट के तरफ। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा वो है सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। मेरे बालक, गवर्नमेंट बजट में 3 सिचुएशन आता है। यहां से भी आपके एग्जाम में बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। 3 तरीके के गवर्नमेंट बजट में सिचुएशन होती है बेटा। पहला या तो होगा बैलेंस्ड बजट,
जिस बैलेंस्ड को हम लोग इक्विलिब्रियम बजट भी कहते हैं। दूसरा होता है बेटा सरप्लस बजट, और तीसरा होता है बेटा डेफिसिट बजट। तीनों में बेटा फर्क यह है कि जो बैलेंस बजट होता है ना, वहां पे टोटल रिवेन्यू जो होगा वो हमेशा टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। सरकार की 10 रुपए की रिवेन्यू, सरकार का 10 रुपया का खर्चा, बेटा इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस बजट। ना तो ज्यादा खर्चा ना तो ज्यादा रिसिप्ट। सरप्लस बजट बेटा नाम से ही क्लियर है, सरप्लस इंडिकेट करता है प्रॉफिट को, डेफिसिट इंडिकेट करता है बेटा लॉस को। इसलिए यहां पे टोटल रिवेन्यू ज्यादा होगा टोटल एक्सपेंडिचर से, और यहां पर बेटा टोटल रिवेन्यू कम होगा किससे बोलो बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर से। तो जब सरकार की रिवेन्यू बेटा उसके खर्चे से ज्यादा हो, सरप्लस बजट। सरकार के बेटा रिवेन्यू जब उसके खर्चे से कम हो, अर्थात खर्चा ज्यादा हो, डेफिसिट बजट। और मेरे बालक जब दोनों बराबर आ जाए, आवाज दो, दोनों, हम इसको क्या कहते हैं बोलो बेटा, बैलेंस। लगे हाथ यहां पर बॉक्स बना के एक बात याद रखिएगा, और वो बॉक्स बना के याद रखिएगा कि एक वर्ड आपसे एग्जामिनर कभी कभी पूछता है, बजटरी डेफिसिट। क्या पूछता है बेटा? और बजटरी डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या बोलो बेटा, टोटल रिसिप्ट। हाँ जी, हाँ, इसमें ऑब्वियस सी बात है बेटा, रिसिप्ट में बोरोइंग एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो सरकार की बेटा कितनी एक्सपेंडिचर है, जब उसमें से रिवेन्यू को तुम माइनस कर दो, यही बजटरी डेफिसिट है। लेकिन मजे की बात यह है बेटा, चलूं आगे, चलूं क्या, चलूं आगे। मजे की बात यह है कि जो बजटरी डेफिसिट होता है ना, जो बजटरी डेफिसिट होता है बेटा, वो 3 तरीके का होता है। बजटरी डेफिसिट कितने तरीके का होता है बेटा? 3 तरीके का। पहले को कहा जाता है रिवेन्यू डेफिसिट, दूसरे को कहा जाता है बेटा फिस्कल डेफिसिट, और तीसरे को कहा जाता है बेटा प्राइमरी डेफिसिट। सर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से आता है? जी आता तो है बेटा, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है आरडी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। दैट इज आर ई जो होता है वो ग्रेटर देन आर आर होता है। बेटा कोई बच्चा बताएगा क्या? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, आवाज दो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। अर्थात बेटा यहां पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है बोलो? देखो एक बात तो क्लियर है, एक्सपेंडिचर तो ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि अगर ज्यादा नहीं होता तो बेटा डेफिसिट होती ही नहीं। तो एक्सपेंडिचर हर जगह ज्यादा होगा, लेकिन किससे ज्यादा है इस पे डिपेंड करेगा कि वो आपका फिस्कल है, प्राइमरी है, या फिर क्या बोलो बेटा रिवेन्यू है। तो यहां पर आर ई माइनस आर आर, यहां पर आर ई बेटा ग्रेटर देन क्या होता है, आर आर होता है। अब आ जाओ बेटा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में आप लोग बेटा टोटल एक्सपेंडिचर लेते हो, आप लोग यहां पर बेटा टोटल एक्सपेंडिचर लेते हो, माइनस कर देते हो इससे रिवेन्यू रिसिप्ट, और अगेन माइनस कर देते हो कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन याद रखिएगा इस कैपिटल रिसिप्ट में आप अगेन एक्सक्लूड कर देते हो किसको बोलो बेटा, बोरोइंग्स को। तो टोटल एक्सपेंडिचर से रिवेन्यू को माइनस करो, कैपिटल को भी माइनस करो, और बेटा उसमें एक्सक्लूड कर दो कैपिटल माइनस करते टाइम बोरोइंग्स को। इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटा, एक और फॉर्मूला यह है कि आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दो, और उसमें से माइनस कर दो डायरेक्टली बेटा क्या बोलो, रिवेन्यू रिसिप्ट, अगेन माइनस कर दो रिकवरी ऑफ क्या बोलो बेटा, लोन, और एक माइनस कर दो डिसइन्वेस्टमेंट वाला। जो डिसइन्वेस्टमेंट आपने किया है बेटा उसको माइनस कर दो। समझ गए क्या? आप दोनों एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो, रिसिप्ट को माइनस कर लो। जिस रिसिप्ट में बेटा रिकवरी ऑफ लोन वाला भी माइनस हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट वाला भी माइनस हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप बजटरी डेफिसिट को ले लो,
आप बजटरी डेफिसिट को ले लो, प्लस कर लो इसमें अपने बोरोइंग्स को, और इसमें बोरोइंग्स को प्लस करने के बाद बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी इसी में आ जाएगा बेटा, अदर लाइबिलिटी को भी आप इसमें प्लस कर लो। तो देखो ना, बजटरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट में सारे खर्चे आ जाएंगे बेटा और बोरोइंग्स आ जाएगा, मिला जुला के भी डेफिसिट को इंडिकेट करेगा। ये अलग अलग फॉर्मूले हैं किसके बोलो बेटा, फिस्कल डेफिसिट के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिवेन्यू डेफिसिट क्या दिखाता है कि सरकार की रिवेन्यू, सरकार के खर्चे उसके किसके इनकम से, रिवेन्यू इनकम से ज्यादा है। यहां पर क्या पता चल रहा है बेटा कि सरकार की जो रिवेन्यू रिसिप्ट है बेटा वो आपके टोटल एक्सपेंडिचर से कम क्या क्या है, रिवेन्यू भी कम है और क्या बोलो बेटा, कैपिटल भी कम। मेरे तरफ देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे टोटल खर्चे मेरे रिवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा है, डेली के आम बोलचाल की भाषा में जो मुझे इनकम मिलती है उससे ज्यादा मेरा एक्सपेंडिचर है, कहा जाएगा क्या बोलो बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कब होगा, जब बेटा मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा बोलो, रेवेन्यू से भी और कैपिटल से भी, तब यहां पर वर्ड आएगा क्या बोलो बेटा, फिस्कल डेफिसिट। अब यहां पर एक वर्ड आता है क्या बोलो बेटा आपका, प्राइमरी। बेटा बोलेंगे क्या प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, वेरी गुड, फिस्कल डेफिसिट माइनस क्या बोलो बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस क्या बोलो बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट, और ये इसका फॉर्मूला भी है। मैं यहां पर एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, हटा दो बेटा इसको। एक वर्ड आता है बेटा, एक वर्ड आता है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। यह भी सवाल कभी कभी आपसे पूछा जाता है बेटा, जिसमें आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट दिया रहेगा और माइनस कर दो बेटा इसमें से नेट इंटरेस्ट पेमेंट, एनआईपी, नेट इंटरेस्ट पेमेंट। अच्छा सर क्या ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी क्वेश्चन आता है, क्या होता है ग्रॉस में, क्या आएगा बेटा, क्या फर्क होता है ग्रॉस और नेट में, डेप्रिसिएशन का। तो बेटा याद रखिएगा, जैसे ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का क्वेश्चन आता है वैसे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का भी क्वेश्चन आता है। कोई बच्चा बेटा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बताएगा क्या, एनीवन, पढ़ा बेटा आपने ये, नेट पढ़ा ही नहीं आपने, लिखो बेटा मैं इसको समझा देता हूं। नेट बोरोइंग्स लो बेटा, नेट बोरोइंग्स में प्लस कर दो बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड, विदेशी बैंक से जो आपने लोन लिया है। याद रखिएगा यहां पर जो ये नेट बोरोइंग है ये ब्रैकेट में होम लिख देना, होम मतलब डोमेस्टिक कंट्री। हम इसको ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कहते हैं बेटा। अब आइए एक बार इसे समझ लीजिए, तुमने सच में इसको, इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा था क्या, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को, आर यू श्योर, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो मेरे तरफ देख बेटा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में बेसिकली तीनों बोरोइंग्स आ जाती है। कौन सी तीनों बोरोइंग्स, देश से लिया, आरबीआई से लिया, विदेश से लिया। हम तीनों बोरोइंग्स को जब ऐड करते हैं बेटा तो बोरोइंग डेफिसिट को इंडिकेट करता है ना, हम इसको कह देते हैं ग्रॉस। क्यों ग्रॉस कहते हैं, क्योंकि ये जो बोरोइंग्स है बेटा अब इसमें से बहुत सारी चीजें माइनस होनी बाकी है, अगर माइनस हो जाती बेटा तो ये नेट या नॉर्मल फिस्कल डेफिसिट हो जाती, खत्म हो जाता है बेटा। आप देखोगे तो इस पूरे चैप्टर में अब कुछ भी नहीं बचा, इस पूरे चैप्टर में बेटा यही बचा हुआ है। अब बचा क्या है, तो एक दो छोटे मोटे क्या बोलो बेटा क्वेश्चंस। अब न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे कि बहुत तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन इसके अगर नॉर्मल में न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो आज मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके करा दूं। आप लोग यहां पे डालेंगे बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कोई ऐसा टफ या टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं आता, बट फिर भी पहला बेटा, कैलकुलेट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया मैंने, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। दिया क्या है बेटा, तो मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3,80,000 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट है बेटा 3,20,000 करोड़।
है जी। सो बेटा आपका जो आरडी आ जाएगा कितना आ जाएगा, कैसे आया, 380 को माइनस कर दिया 320 से, तो क्या हो गया बेटा, ये 60,000 करोड़ आपका क्या आ गया, बोलो बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन 2, फाइंड करना है आपको टोटल एक्सपेंडिचर। फाइंड करना है बेटा आपका क्या, बोलो, टोटल एक्सपेंडिचर, जहां पर फिजिकल डेफिसिट 1,10 करोड़ है, 1,10,000 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट 3,60,000 करोड़ है। कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 1,40,000 करोड़ है। कितना बोल बेटा, 1,00,000। बस अब आपको बेटा इसका आंसर निकालना है। हाँ जी, क्या बोले बेटा, 6,10,000 करोड़। कैसे निकाला आपने, आपने टोटल एक्सपेंडिचर में फिजिकल डेफिसिट को लिया, प्लस कर दिया होगा रेवेन्यू रिसिप्ट को, प्लस कर दिया होगा क्या, बोले बेटा, यही क्या है ना, कैपिटल रिसिप्ट को, और तीनों को करके बेटा आपने क्या कर दिया, इसका आंसर कर दिया। अरे ईश्वर, एक लास्ट क्वेश्चन बेटा मेरी तरफ से देखो, अगर आप ये कर लो मजा आ जाए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट करना है आपको रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तीनों। इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहां पर पर्टिकुलर्स है और यहां पर रुपीज इन करोड़ है। टैक्स रिवेन्यू दिया है, कैपिटल रिसिप्ट दी गई है, नॉन टैक्स रिवेन्यू दिया गया है, बोरोइंग्स दी गई है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और बेटा इंटरेस्ट पेमेंट है। हाँ जी, आ जाओ। 47 है, 34 है, 10 है, आगे बेटा 32 है, 80 है, 20 है। क्या बेटा, थर्ड नंबर पे एनटीआर, नॉन टैक्स रिवेन्यू। हाँ बेटा, नॉन टैक्स रिवेन्यू। बेटा टैक्स रिवेन्यू है, कैपिटल रिसिप्ट है, नॉन टैक्स रिवेन्यू है, बोरोइंग्स है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट है। एक एक करके सब निकल जाएगा बेटा। पहले आप रिवेन्यू रिसिप्ट निकाल लो, रिवेन्यू रिसिप्ट निकाल के रिवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। नहीं समझे क्या, नहीं निकल रहा बेटा क्वेश्चन, अच्छा हो गया। आप लोग का फिजिकल डेफिसिट कितना आया है, अच्छा इसमें बेकार इसमें जो बेवकूफ बच्चे वो निकाल रहे होंगे, नालायकों, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू गवर्नमेंट बोरोइंग। कितने बच्चों को पता था ये, कितने बच्चों को नहीं पता था, ईमानदारी से हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ नहीं, हाथ उठाओ। बेटा नहीं पता था कि जो बोरोइंग्स होती हैं बेसिकली वो फिजिकल डेफिसिट ही तो है। प्राइमरी डेफिसिट आपका कितना है, डन। और बेटा आपका रिवेन्यू कितना है, रिवेन्यू डेफिसिट 50 करोड़, 67, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आइए, क्या मुझे बेटा सबसे पहले, इधर देखो प्लीज, गोली मारो बेटा सबको, क्या मुझे सबसे पहले रिवेन्यू रिसिप्ट निकालना होगा? बेटा जी रिवेन्यू रिसिप्ट निकालना होगा क्या, जब तक रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं निकलेगा तब तक आपका रिवेन्यू डेफिसिट,
तो बेटा जी रिवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स आता है प्लस नॉन टैक्स आता है। बोलो ना बेटा कितना कितना होगा? अरे आ जाएगा टैक्स रिवेन्यू 47 प्लस आ जाएगा नॉन टैक्स कितना, बोलो बेटा 10, बोले तो 57। तो बेटा अगर 57 आ गया तो आपका रिवेन्यू डेफिसिट आ गया। कैसे आया रिवेन्यू डेफिसिट? क्या आया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। तो बोलो बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? कितना है बेटा? 80। अरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 है ना, माइनस करो बेटा 57, आपका आ गया प्राइमरी डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट कितना आया? 23 करोड़। यहां तक बेटा सही है सबका? नहीं, यहां तक भी सही नहीं है। अब बेटा आ जाओ, बच्चा कह रहा है फिजिकल डेफिसिट। नालायक, फिजिकल डेफिसिट ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग्स। सो कितना बोलो बेटा? सो 32 करोड़। 32 करोड़ बेटा। और एक आ जाएगा इसमें प्राइमरी डेफिसिट। बेटा फिजिकल डेफिसिट ले लो माइनस इंटरेस्ट ले लो। फिजिकल डेफिसिट कितना है क्वेश्चन में? अभी निकाला था आपने 32। इंटरेस्ट कितना है? 12। 20 है नालायक, 20। तो 12 करोड़ बेटा क्या है बोलो? आंसर। इस तरीके का बेटा क्वेश्चन आता है, अगर आप ध्यान दो तो। आता है क्या इस तरीके का क्वेश्चन? यहां पर बेटा हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाता है बोलो बेटा? समाप्त। दैट इज द गवर्नमेंट बजट। मेरे बालक, मैंने आप लोगों को इस पूरे 3 क्लास आई थिंक सो मैंने लिया था, 3 या 4? 3 लिया है बेटा शायद, अगर मैं गलत ना हो तो। 4 लिया है बेटा। इधर देखो, मैंने आपकी 4 क्लासेस ली है बेटा टोटल, जिस 4 क्लास में मैंने आपके 3 चैप्टर बेटा कंप्लीट कराए हैं। नेशनल इनकम मैंने कंप्लीट कराया है, मनी बैंकिंग कराया है, और बेटा क्या बोलो? गवर्नमेंट बजट कराया है। तीनों मिलकर कितने नंबर का बेटा आपका कवरेज है एग्जाम के लिए? आउट ऑफ 80? आउट ऑफ 80 बेटा, आउट ऑफ 80 में मैक्रो कितने नंबर में आएगा? 40। और इंडियन इकोनॉमी कितने में आएगा? 40, 42? नहीं बेटा 40। रिमेनिंग 80 तो है बेटा। 20 नंबर का तो प्रोजेक्ट वर्क है जो सबका नंबर मिल जाता है। पैसे भी लेते हैं क्या स्कूल वाले? कोई बालक जिससे 20 नंबर के लिए पैसा लिया जाता हो? शुक्र है बेटा सरकारी स्कूल वगैरह में। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा इस 40 नंबर में ये 3 चैप्टर कितने नंबर के आते हैं बेटा? अप्रोक्स 25 नंबर। आपका नेशनल इनकम का क्या कवरेज रहता है, कोई आइडिया? 10 से 12 बेटा। मनी एंड बैंकिंग का 5 से 6। यस 5 ही बेटा, 6 भी कहने गलत है। 5 नंबर का, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए, 1 नंबर का है कि 1 5 नंबर का आ जाएगा। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट नंबर बेटा 5 से 6 नंबर का। आप कुल मिला जुला के अगर देखेंगे मैक्सिमम पोर्शन को 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24। और अगर मिनिमम पोर्शन को देखेंगे 10 5 15 5 20, यानी 50% का पोर्शन बेटा मैंने इस 4 क्लास में आपके कवर कराए हैं। अप्रॉक्स बेटा कितना बोलो? 20 नंबर। हमारे साथ कुछ मजबूरी है बेटा। मजबूरी ये है कि हमारी प्रोफेशनल क्लासेस चलती है, नहीं तो आप लोग को अगर एक मुझे लगता है 3 4 और क्लासेस लग जाती, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बस ये चाहते हैं कि आपकी जितनी भी क्लासेस हो बेटा वो क्लासेस प्रोडक्टिव लगे, और उस प्रोडक्टिव में कोई इफ एंड बट्स ना हो। इसमें बेटा मजा आता है जब बच्चा कभी एक क्लास में आता है एक क्लास में नहीं आता, जैसे वो बालक आज ही की क्लास में आए हैं। अब बेटा जब आप लोग क्लास को कंटिन्यू, कितने बच्चे फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट आए हो? डे 1 टू डे लास्ट। तो बेटा याद रखिएगा डे 1 टू डे लास्ट में आप लोग ज्यादा आउटपुट लिए होंगे, लेकिन बेटा जब आप क्लास को ब्रेक करके आते हो ना तो आउटपुट नहीं मिलता। आउटपुट इसलिए नहीं मिलता बेटा क्योंकि आप आज की क्लास में आए, प्रीवियस क्लास आपने की नहीं थी। अब आपको चीजें लगेंगी हाइपोथेटिकल, क्या अरे ये क्या चल रहा है, ये तो बंदा सिर्फ बोलता जा रहा है, हमारे तरफ आई कम्युनिकेशन तो कर नहीं रहा। मेरी मजबूरी है बेटा, मैं आई कम्युनिकेशन करूंगा तो मैं चैप्टर कहां से कंप्लीट करूंगा। तो 4 क्लास 3 चैप्टर बेटा मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, और आप कभी घर जाके देखना, घर जाके आप एक बार बुक अपना उठाना और देखना बेटा उसका एक एक टॉपिक मैंने कवर करा दिया है। एक एक टॉपिक मतलब 99% टॉपिक मैंने कवर कराया, शायद 1% कोई टॉपिक छूट गया होगा, अंदाज से तो छूट गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बचे हुए आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कितने और चैप्टर है बेटा?
3 के अलावा 2, एक आपका एडीएस का और एक आपका बेटा फॉरेन एक्सचेंज वाला। फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, मेरा मन था कि शायद गवर्नमेंट बजट की जगह मैं फॉरेन एक्सचेंज करा दूं, लेकिन चलो ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का भी कवरेज बेटा आपके एग्जाम में क्या है बोलो? यस, 5 से 6 नंबर का ही है। गवर्नमेंट बजट का भी 5 से 6 नंबर का है। तो आप इन दोनों चैप्टर को बेटा घर पे एक बार प्लीज आप रिवाइज करिएगा, और कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे उम्मीद है बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी यहाँ पे लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ बातें करूंगा तुमसे, एंड देन उसके बाद बेटा मैं यहाँ पर जाऊंगा और अकाउंट्स वाले सर आपके आएंगे। तो कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो यस, नहीं तो बेटा हम लेक्चर को यहाँ पर ऑफ करते हैं। डन? कोई सवाल नहीं बेटा? बहुत बढ़िया, ठीक है जी।